Good morning, students. I hope you all are fine. Students, in the previous class, we were discussing about the Henry's law. So students, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इसकी एप्लीकेशन. हमने उसके बारे में डिस्कस किया था कि हेनरी लॉ क्या होता है और उसकी कुछ लिमिटेशंस भी पढ़ी थी. आज हम जानेंगे कि एप्लीकेशन कौन कौन सी है, हेनरीज लॉ कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है. ठीक है, तो इसकी सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे है, ये होता है अप्लाई जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बीवरेजेस क्या होता है, जो हमारे पेय पदार्थ होते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम जो यूज करते हैं पीने के लिए. ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, हमें पता है कि गैस होती है और वो गैस किस फिनोमिना पे काम करती है, किस लॉ को फॉलो करती है, हेनरीज लॉ को. ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हेनरी लॉ क्या स्टेट कर रहा था कि द प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ गैस दैट इज डिसॉल्व्ड इन द पर्टिकुलर सोलवेंट. ठीक है, जो भी कोई किसी भी सोलवेंट के अंदर जो अमाउंट ऑफ गैस यानी कि मास ऑफ गैस जो डिसॉल्व किया गया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर ऑफ गैस के. यानी कि जितना हम ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा गैस उसके अंदर डिसॉल्व कर पाएंगे किसी भी सोलवेंट के अंदर. ये बोल रहा था हमारा हेनरीज लॉ. ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है हमारी उसके अंदर हाई प्रेशर पे उसका जो सील्ड किया जाता है ना, जो उसके ढक्कन को सील्ड किया जाता है बोतल के, वो इसीलिए किया जाता है ताकि जो हमारी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जिनके अंदर CO2 पाई जाती है उनको क्या बोला जाता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. ठीक है, तो उनके अंदर CO2 जो है वो बिल्कुल हाई प्रेशर पे क्या की जाती है, उनके अंदर रखी जाती है और ऊपर से जो ढक्कन है उसको सील्ड कर दिया जाता है ताकि प्रेशर कंटेन रहे उसके अंदर. ठीक है, तो क्योंकि जैसे ही प्रेशर हाई होगा तो मास ऑफ द गैस भी इंक्रीज करेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या होगी उसके अंदर डिसॉल्व हो पाएगी, यानी कि जो गैस हमने डाली है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी कोल्ड ड्रिंक के अंदर. तभी तो जब हम उसके सील को तोड़ते हैं और ऊपर से मतलब उसके ढक्कन को खोलते हैं तो क्या होता है, जो प्रेशर है उस गैस है वो कम हो जाता है. किससे, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कम हो जाता है, क्योंकि उसको ढक्कन को खोल देंगे तो प्रेशर बिल्कुल रिलीज हो जाएगा और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 है वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देगी. इसीलिए तो जो बबल्स हैं ऑफ CO2 वो बाहर निकलना स्टार्ट कर जाते हैं, जो झाग की फॉर्म में बाहर निकलते हैं. जैसे हम कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं फटाफट से एकदम से निकलते हैं ना, तो वो क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 जो उसके अंदर चला गया है हाई प्रेशर की वजह से, और जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा तो CO2 क्या होगी, लेस सोल्यूबल बन जाएगी और लेस सोल्यूबल होने के कारण जो एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 है वो बाहर निकल जाएगा. तो ये बोला है फर्स्ट एप्लीकेशन में, क्या बोला है, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या बेवरेजेस हम जिनको बोल सकते हैं. ठीक है, तो उनके अंदर कैसे यूज होता है, टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स द बोटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर. जो बोटल्स हैं उनको एक हाई प्रेशर के लिए के अंडर क्या है, सील किया जाता है, उसके अंदर काफी सारा प्रेशर तेज रखा जाता है. ठीक है, किसका, गैस का, CO2 का, ताकि CO2 की सोल्युबिलिटी बढ़ाई जा सके, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी. तो व्हेन द बोटल्स आर ओपन, जैसे ही बोतल को ओपन किया जाता है अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो नॉर्मल हम एटमॉस्फेयर में जब उसको ओपन करते हैं तो क्या होता है, द प्रेशर इनसाइड द बोतल फॉल्स डाउन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यानी कि जो बोतल के अंदर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा और कम होने के कारण CO2 क्या होगी, लेस सोल्यूबल बन जाएगी, जिससे वो क्या करेगी, सोल्यूबल ना होकर के उसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 है जो बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 बबल्स कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन. तो ये थी एप्लीकेशन फर्स्ट हेनरीज लॉ की, अप्लाई होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर. सेकंड है एट हाई एल्टीट्यूड. ठीक है, हाई एल्टीट्यूड के अंदर कैसे होता है, जो हमारे ऊंचाइयों वाले, हाई एल्टीट्यूड क्या होता है, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं उनको बोला जाता है हाई एल्टीट्यूड. ठीक है, जैसे इसको समझते हैं पहले डेफिनेशन से. एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लेस देन दैट ऑफ ग्राउंड लेवल. जो ऊंचाई पे होते हैं, जितने ज्यादा आप ऊंचाई पे जाओगे O2 का क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, वो कम हो जाएगा. तो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा एज कंपेयर टू ग्राउंड लेवल. यहाँ पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, ऑक्सीजन गैस का, ठीक है, वो ज्यादा है. किससे, जो जितनी ऊंचाई पे आप जाते जाओगे उतना ही O2 का प्रेशर कम होता चला जाएगा. ठीक है, तो कम प्रेशर होगा. हम जानते हैं कि हमारे ब्लड जो होता है एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. जो हमारा एक्चुअल जो मतलब
एक्चुअली फंक्शनिंग करता है जो हमारा ब्लड, वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट होता है काफी सारा, तो वो क्या होता है, वो एक सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है गैस सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, लिक्विड सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है। गैस उस ब्लड के अंदर जो है क्या हो रही होती है, डिजोल्व हो चुकी होती है, ठीक है। तो जब जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा डिजोल्व हो पाएगी, क्योंकि सोल्यूबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है ज्यादा प्रेशर पे गैसेस की। तो हमारी जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, जब हम नॉर्मल कंडीशन पे है अर्थ के ऊपर, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो ज्यादा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी सो डिजोल्व्ड इन आवर ब्लड, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है डिजोल्व मिलेगी हमारे ब्लड के अंदर। और जितना ज्यादा एल्टीट्यूड पे हम चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो भी डिक्रीज होता चला जाएगा। जैसे ही इंक्रीमेंट होगा हाइट में, डिक्रीमेंट होगा प्रेशर ऑफ O2 में, और प्रेशर ऑफ O2 में डिक्रीमेंट हुआ तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हुई तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाएगी। इसलिए जो हाई एल्टीट्यूड्स पे लिविंग कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, या फिर जो क्लाइंबर्स है, जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं, उनका क्या होता है, वो वीक हो जाते हैं। जितना ऊपर जाएंगे, अगर ज्यादा टाइम नहीं रह सकते, वो ज्यादा टाइम रहेंगे तो वीक होते चले जाएंगे, और उनको अनेबल टू थिंक, उनकी सोचने की क्षमता भी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उनका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इफेक्ट होगा किससे, ऑक्सीजन की प्रेशर कम होने की वजह से, ठीक है। क्योंकि सोल्युबिलिटी ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है हमारी वीकनेस को कम करने में। तो वीकनेस हो जाएगी और अनेबल टू थिंक हो जाएंगे, वो मतलब सोचने की क्षमता उनकी कम हो जाएगी, ठीक है। और इसी को बोला जाता है एनोक्सिया। इस जो प्रॉब्लम को बोला जाता है एनोक्सिया, कि उनको क्या हो जाएगा, एनोक्सिया की प्रॉब्लम हो जाएगी। एनोक्सिया का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की कमी। ओक्सिया का मतलब ऑक्सीजन, और एन का मतलब नहीं है, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी को बोला जाएगा एनोक्सिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आएगी हाई एल्टीट्यूड वालों पे। ये किसकी वजह से हो रहा है, हेनरीज लॉ ने डिफाइन किया है किस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एप्लीकेशन हेनरीज लॉ की। और थर्ड एप्लीकेशन है इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, जो हमारे लंग्स काम करते हैं उनके फंक्शनिंग में भी हेनरीज लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वो बताएगा कैसे डिफाइन, मतलब कैसे काम कर रहे हैं। टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ डीप सी डाइवर्स ड्यूरिंग द डीप कंप्रेशन, O2 diluted with less soluble helium gas is used as breathing gas। जो हमारे सी डाइवर्स होते हैं जब वो डाइविंग करते हैं, अब O2 तो वाटर के अंदर भी होती है, ठीक है, वाटर के अंदर भी होती है ऑक्सीजन तो, लेकिन क्या वो ऑक्सीजन वो ब्रीथिंग के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते ना घुली हुई ऑक्सीजन को यूज। तो वो क्या करते हैं, अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, ठीक है। और हीलियम का मिक्सचर क्यों होता है, क्योंकि हीलियम जो है वो लेस सोल्यूबल गैस है, कम सोल्यूबल गैस है। तो वो क्या करेगी, वो हीलियम जो है ऑक्सीजन के साथ इतनी ज्यादा सोल्यूबल नहीं हो पाएगी, और वो जो ऑक्सीजन हमें यूज करनी है वो इजीली हम यूज कर पाएंगे। तो सी डाइवर्स हम वो इजीली यूज कर पाएंगे। तो इस एप्लीकेशन में भी मतलब इसके लिए भी अप्लाई होता है हेनरीज लॉ। तो ये 3 एप्लीकेशन अभी हमने पढ़ी, आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने की एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, जो कि लास्ट टॉपिक था किसका, जो हमारा सोल्युबिलिटी वाला टॉपिक है उसका लास्ट सब टॉपिक था। तो अब हमारा सोल्युबिलिटी वाला टॉपिक कंप्लीट है, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है लिक्विड सॉल्यूशन का, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम with a liquid at a given temperature is called vapor pressure, ठीक है। तो ये क्या बोला है कि वो प्रेशर, जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वेपर्स के द्वारा, ठीक है, कहाँ पे, लिक्विड सरफेस के अबव, यानी कि लिक्विड सरफेस है यहाँ तक, इससे ऊपर क्या है, वेपर बनने स्टार्ट हो गया ना। जैसे जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो क्या होता है, भाप बनती है, जिनको क्या बोला जाता है, वेपर्स बोला जाता है। तो वेपर्स, ये लिक्विड वाला सरफेस जो है इसके ऊपर वेपर बनने स्टार्ट हो गए हैं। जो वेपर है ये, इसके ऊपर सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं क्या, वेपर प्रेशर, ठीक है। जो वेपर्स और लिक्विड के बीच में यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा है, प्रेशर
हो रहा है एक्सर्ट, उसको बोलेंगे हम वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये था इसकी डेफिनेशन। इसके बाद आता है वेपर प्रेशर के किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो ये फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द लिक्विड और दूसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कि नेचर जो है लिक्विड का कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा। क्योंकि क्या होता है, देखो, ईच लिक्विड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक वेपर प्रेशर बिकॉज ईच लिक्विड हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, जो अलग अलग लिक्विड होते हैं उनका सभी के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, किसी के मान लो मोलिक्यूल पास पास हैं, ठीक है, तो उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ज्यादा होगा अगर किसी के मोलिक्यूल दूर दूर है। इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मान लो एक लिक्विड के पास पास है और दूसरे के दूर दूर है मोलिक्यूल, तो जो जिसके पास है उनका मोलिक्यूल का इंटरमोलिकुलर फोर्स जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर, ठीक है, वो फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द दैट लिक्विड इन विच द मोलिक्यूल्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंट प्लेस। ठीक है, जो जिसमें ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे वहां पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है लिक्विड का वो कम होगा, और जिसमें कम जो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स कम होगा उतना ही ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। सो इससे बात से हम क्या समझ सकते हैं कि ईच लिक्विड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स वेपर प्रेशर बिकॉज ईच लिक्विड हैज अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्योंकि सभी जो लिक्विड हैं उनका हर एक लिक्विड का अलग अलग डिपेंड करता है कि किस लिक्विड का कितना इंटरमोलिकुलर फोर्स है। जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतना ही कम क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। और जितना वीक इंटरमोलिकुलर प्रेशर हो, इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है कि नेचर ऑफ लिक्विड कैसा है वो भी उस पर भी डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा। अगर लिक्विड के अंदर का इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है। द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट इज बिकॉज विद increase in temperature more molecules will have large kinetic energy, so large number of molecules will escape from the liquid surface। इसमें क्या होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा लिक्विड के ऊपर, ठीक है, उसके जो लिक्विड हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ जाती है तो वो क्या करते हैं, एस्केप कर जाते हैं, इस सरफेस से बच जाते हैं। और जितने कम इस सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। तो ये बोला है इस लाइन में। अगर वैसे भी हम सोचें, जो जैसे ही अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है मॉलिक्यूल्स का, किसका, लिक्विड का, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दिया तो वो फटाफट से क्या हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जितने ज्यादा वेपर्स होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर पाएंगे। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये है दो फैक्टर जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। अब जानेंगे, जैसे सॉल्युबिलिटी में हमने जाना था, जब लिक्विड के अंदर सोल्यूट की जो डिसोल्व किया जाता है तो कैसा होता है, कैसी होती है सॉल्युबिलिटी, ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब जानेंगे जब लिक्विड के अंदर लिक्विड डिसोल्व किया जाता है तो वेपर प्रेशर उसका कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे वेपर प्रेशर के बारे में। हमने पढ़ा कि वेपर प्रेशर क्या होता है और वो कैसे एक्सर्ट करता है लिक्विड के सरफेस के ऊपर। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि वेपर प्रेशर जब लिक्विड के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन होता है, जब दो लिक्विड का आपस में सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है, तो कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम एक बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं,
जिनसे मिलकर सोल्यूशन बनता है। अगर दो कंपोनेंट हो तो सोल्यूशन को बोला जाता है बाइनरी सोल्यूशन। और बाइनरी में जो दो कंपोनेंट ले रहे हैं हम, दोनों ही क्या ले रहे हैं, वोलेटाइल लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड ले रहे हैं। वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है, वो लिक्विड होते हैं जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है लो होता है और जो इजीली क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब इजीली वेपर बना देते हैं, उन लिक्विड्स को बोला जाता है वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। तो दोनों ही लिक्विड वैसे हैं वोलेटाइल किस्म के, ठीक है। तो अब क्या होता है इन दिस केस, जब हम वोलेटाइल लिक्विड लेते हैं तो वेपर प्रेशर कंसिस्ट वेपर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। तब हम अगर दोनों लिक्विड को क्या ले रहे हैं, दोनों एक तो लिक्विड है और दोनों ही क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है, इजीली इवेपोरेट हो रहे हैं। तो जब जो वेपर प्रेशर बनेगा वो किसका प्रेशर वेपर प्रेशर होगा, दोनों के वेपर प्रेशर को मिला के बनेगा, ठीक है। एक कंपोनेंट ए और बी दोनों के वेपर प्रेशर को मिला के बनेगा क्या, जो हमारा ओवरऑल वेपर प्रेशर होगा उस सॉल्यूशन का, ठीक है। दोनों कंपोनेंट को, क्योंकि दोनों ही लिक्विड हैं, दोनों ही इवेपोरेट हो रहे हैं और दोनों ही कैसे हैं, वोलेटाइल हैं, इजीली इवेपोरेट हो पा रहे हैं। तो दोनों का ही कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा ना, तो दोनों का मिलके जो बनेगा वही बनेगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो इस रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए क्या किया, रोड ने एक दिया लॉ दिया, ठीक है, जो इनकी रिलेशनशिप को दर्शाता है, किसकी, जो पार्शियल प्रेशर है बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच किसी भी कंपोनेंट के किसने दिया, रोल्स ने दिया। इसीलिए इस लॉ को, इस रिलेशनशिप को बोला जाता है रोल्स लॉ। क्या बोला जाता है, रोल्स लॉ बोला जाता है, जो स्टेट करता है, क्या बोलता है, इस लॉ को देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या बोलता है, एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन, किसी भी दिए गए एक टेम्परेचर पर एक सॉल्यूशन के लिए ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, जो कि सॉल्यूशन किनका है, जो वोलेटाइल लिक्विड्स का सॉल्यूशन है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा हर एक कंपोनेंट का इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर टू द ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। किसका प्रोडक्ट होगा, जो वेपर प्रेशर होगा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, यानी कि एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो होगा एक सॉल्यूशन के अंदर, एक कंपोनेंट का, याद रखना, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा एक कंपोनेंट का, वो सॉल्यूशन के अंदर होगा, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर जो पार्शियल, मान लेते हैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर ए भी है और बी भी है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, पार्शियल इस सॉल्यूशन के अंदर, उसको बोला जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और इसके प्रेशर को, वेपर प्रेशर को बोला जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है, इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा जो इसका मोल फ्रैक्शन है, इस कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है मल्टीप्लाइड बाय किसके, पी नोड ए। पी नोड ए क्या है, जो इसका प्योर अगर हम कंपोनेंट लेते हैं उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसके मल्टीप्लाइड में इसका मोल फ्रैक्शन इक्वल आएगा इसके पार्शियल वेपर प्रेशर के। याद रखना कि पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, जब वो सॉल्यूशन के अंदर है कंपोनेंट, उसका वेपर प्रेशर क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर। और ये पी नोड ए क्या है, ये भी वेपर प्रेशर है, लेकिन ये कौन सा वेपर प्रेशर है, ए का ही है ये भी। ये तब है जब कंपोनेंट सिर्फ अकेला है, प्योर कंपोनेंट है, वो सॉल्यूशन के अंदर नहीं है, तब उसको बोला जाएगा पी नोड ए। तो क्या बोला है रोल्स ने, कि रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड इट्स वेपर प्रेशर व्हेन इट इज अ प्योर कंपोनेंट। जब वो एक प्योर कंपोनेंट है, उसके अंदर कोई किसी प्रकार का कंपोनेंट ऐड नहीं है, तब जो उसका वेपर प्रेशर होगा उसकी मल्टीप्लाई अगर हम मोल फ्रैक्शन से कराएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, ये आएगा। ऐसे ही बी के केस में है, इनका दोनों का यही है रिलेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नोड ए एंड पी बी इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पी नोड बी, ठीक है। तो ये होगा पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, किसका, दोनों कंपोनेंट का, ठीक है, दोनों कंपोनेंट के। अब इसके अंदर हमने ये तो डिस्कस कर लिया है कि पी नोड ए क्या है। पी नोड ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। याद रखना, ये कंफ्यूज मत होना इसमें कि जो पी ए है वो भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है
और पी नोड ए है वो भी वेपर प्रेशर ऑफ ए है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए तब है जब वो सॉल्यूशन के अंदर है। ठीक है, और ये कब है पी नोड ए, जब वो इंडिविजुअल है, जब वो क्या है इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर कोई भी कंपोनेंट ऐड नहीं है। जब वो अकेला कंपोनेंट है तब क्या है पी नोड ए है उसका वेपर प्रेशर, और जब वो सॉल्यूशन के अंदर चला गया तब उसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या बना पीओ ए। ठीक है, तो ये बन गया। ऐसे ही पीबी के केस में तो पी नोड ए क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, और पी नोड बी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। एक्स ए और एक्स बी तो हम जान ही गए हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। उसके बाद पी ए और पी बी क्या है, ये है पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। ठीक है, पी ए और पी बी। तो ये था अभी हमारा जो रोल्स लॉ है किसके बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में। जब लिक्विड के अंदर हम लिक्विड को क्या करते हैं ऐड करते हैं, डिसॉल्व करते हैं और उनका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जो उनका वेपर प्रेशर जो होगा वो रोल्स लॉ ऐसे स्टेट करते हैं। इसको आगे जो फर्दर कैलकुलेशन इसकी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।